हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको जीवनी और आत्मकथा में डिफरेंस पता है? आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। जीवनी किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा को इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ये व्यक्ति अपनी आत्मकथा खुद ही लिखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, महात्मा गांधी जी के सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे, रनिंग चैंपियन मिल्खा सिंह, उनकी ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ। लेकिन आज हमारी ऑटोबायोग्राफी है एक डाकू की आत्मकथा। आज हम आपके लिए लाए हैं एक डाकू की आत्मकथा पर हमारे द्वारा लिखित एक काल्पनिक आर्टिकल। इस आर्टिकल में हमने अपनी कल्पना के आधार पर एक डाकू से अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान बनने तक की काल्पनिक आत्मकथा लिखी है। चलिए पढ़ते हैं आज के इस आर्टिकल को। मैं एक डाकू था। मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी डाकू से लेकर एक अच्छे इंसान बनने तक की कहानी वास्तव में काफ़ी रोचक है। मेरे पिताजी हमेशा मुझे स्कूल जाने को कहते थे, लेकिन मैं स्कूल जाने की बजाय अपने कुछ बिगड़े हुए साथियों के साथ घूमता फिरता रहता था और बहुत ही कम स्कूल जाता था। एक दिन मेरे पिता का देहांत हो गया तो पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तब मेरी उम्र महज 9 साल की थी। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी। उसकी बीमारी के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कई बड़े बड़े सेठों से थोड़े से पैसे उधार देने की बात कही, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं था। मैंने कई लोगों से पैसों की बात की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और इधर मेरी माँ की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। तभी से मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने बिगड़े हुए साथियों के साथ डाकू बनकर लूटपाट करूँगा। अगले दिन मैं अपने कुछ बिगड़े हुए साथियों को अपने साथ ले जाकर एक शादी के समारोह में पहुँच गया। उस शादी के समारोह में सभी मेहमान खाना खा रहे थे। तभी मेरे 20 और साथियों ने जाकर वहां पर उन सभी को घेर लिया और बंदूकें दिखाकर सभी को लूट लिया। जिन बड़े बड़े सेठों ने मुझे पैसे देने को मना किया था, उनके घर भी मैंने लूटपाट की। धीरे धीरे मैंने कुछ शहरों के धनी लोगों को लूटना शुरू कर दिया और साथ में मैं लोगों का अपहरण करके उनसे पैसे भी मांगता था। धीरे धीरे मैं इतना प्रसिद्ध हो गया कि कई शहरों के लोग मेरे सिर्फ नाम से ही डर जाते थे। मैं अपनी प्रसिद्धि को देखकर काफ़ी खुश था। मेरे बराबर प्रसिद्ध डाकू उस समय कोई नहीं था। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी मेरे नाम से ही डर जाते थे। मैंने लगभग 20 साल तक डकैती की, लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरा मन परिवर्तित कर दिया और मैंने पुलिस को आत्मसमर्पण करना उचित समझा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन मैं किसी के घर पर डकैती डालने गया था। तब सब कुछ लूटने के बाद मैं जैसे ही वहाँ से निकल रहा था, तभी एक 8 साल का बच्चा मेरे आगे आकर रोने लगा। कहने लगा कि मेरी माँ को
कैंसर है, इलाज कराने के लिए हमें काफ़ी रुपयों की ज़रूरत है। यदि आप हमारा सब कुछ लूट ले जाओगे तो मेरी माँ मर जाएगी और मैं अनाथ हो जाऊंगा। यह कहकर वो बच्चा रोता रहा। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने बचपन के वह दिन याद आ गए। मैंने सोचा कि मैंने अपनी इस तरह की परिस्थिति को बदलने के लिए ही डाकू बनने का फैसला लिया था। मैं अपनी परिस्थिति को तो बदल ना सका, लेकिन यदि मैंने इन लोगों का धन लूट लिया तो बेचारे इस मासूम बच्चे का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैंने सोचा कि वास्तव में मैं जो कर रहा हूँ वह गलत कर रहा हूँ। मैंने अपने सुख के लिए अभी तक काफ़ी ऐसे कम उम्र के बच्चों को बेसहारा कर दिया होगा। मैंने काफ़ी लोगों को इस तरह का दुख दिया होगा। तब उसी समय मैंने निर्णय लिया कि मैं अब डकैती करना बंद कर दूंगा। मैं अपने आप को पुलिस को समर्पित कर लूँगा। आज मैंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। मेरे अच्छे व्यवहार को देखते हुए सभी ने मेरी तारीफ भी की थी। आज मैं अपना थोड़ा सा समय और एक नॉर्मल इंसान की तरह व्यतीत कर रहा हूँ। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि थोड़े से लाभ के लिए आप कभी भी किसी भी तरह का गलत कार्य ना करें। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें तो आप ज़रूर ही आगे बढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।